get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पार्ट 1 पसंद आया होगा। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के पार्ट 2 के साथ हम इस वीडियो में हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो हम ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हम कह सकते हैं कि वो हमारे लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने में एक बहुत अच्छा रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसा सोचा जाता है कि ये जो रिसोर्स हैं ये हमें नेचर से गिफ्ट के रूप में मिले हैं, एक फ्री गिफ्ट है। इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग्स जो है इसे बहुत ही मनमाने और अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये कि रिसोर्सेज की जो कमी पड़ जा रही है, जिसके कारण किन लोगों के कारण, लोगों के कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे लोग हैं उनके लालच के कारण वो क्या कर रहे हैं कि मनमाने तरीके से उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण उसकी कमी पड़ जा रही है। दूसरा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं कुछ ऐसे हाथों में चले जा रहे हैं जिसके कारण, यानी एक पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी को अवेलेबल हो पा रहे हैं, है ना। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल कोई एक ही कैटेगरी कर पा रही है, जिसके कारण हमारी जो सोसाइटी है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है। पहला सेगमेंट जो है वो है रिच लोगों का, जो कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और दूसरा सेगमेंट जो है वो है पुअर लोगों का, जो कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये दो सेगमेंट ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स है और जिनके पास रिसोर्स नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ रहा है कि यही मनमाने तरीके से और केयरलेस तरीके से जो हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं, है ना। कि हमारे वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस आ रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़ गई है, ओजोन लेयर की प्रॉब्लम बढ़ गई है, ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी ओजोन लेयर की जो क्षति हो रही है उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ गया है, लैंड जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो इन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम मनमाने और बेढंगे तरीके से, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही केयरलेसली हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, या हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना, है ना, डेवलपमेंट हो, जिसे प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े इन रिसोर्सेज या इन डेवलपमेंट्स की वजह से, है ना। इन रिसोर्सेज को यूज़ करने में उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अब आगे का टॉपिक हम देखते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग, जैसे हम पिछले वीडियो से कहते हुए आ रहे हैं कि रिसोर्स हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना। तो ये जो रिसोर्स हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो इन्हें इस्तेमाल भी हम बेढंगे तरीके से कर रहे हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इन रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए जिस तरीके से हम रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकें, है ना, और उसकी कमी भी ना हो। स्पेशली हमारे इंडिया में तो इस रिसोर्स प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी विविधता पाई जाती है। हमारे इंडिया में कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स बहुत भारी मात्रा में है, लेकिन कुछ रिसोर्स की बिल्कुल कमी है, और कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जो रिसोर्स की मात्रा में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी उनके पास कह सकते हैं कि खुद उनके पास सफिशिएंसी बहुत है रिसोर्स की, पर प्रॉपर हम कह सकते हैं कि कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी, यानी एकदम नेग्लिजिबल है वो रिसोर्स वहाँ पे, है ना, वो संसाधन बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडिया में कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्स भारी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्स की बिल्कुल ही कमी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें तो झारखंड जो है, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स जो हैं इंडिया में, यहाँ पे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है ना।
तो लेकिन हमारे पास जो बाकी के स्टेट्स हैं वहाँ पे यही मिनरल्स और कोल डिपॉजिट भारी मात्रा में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हमारे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री में रिसोर्स को प्लान करना यानी रिसोर्स प्लानिंग करना सबसे ज़्यादा हेक्टिक टास्क होता है, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भाई वो कंट्री में वो रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है ये फाइंड आउट करना, कितनी मात्रा में अवेलेबल है ये फाइंड आउट करना, और इन सब चीज़ों के लिए सर्वे, मैपिंग, है ना, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन लगाना, ये सब इम्पॉर्टेंट जो टास्क होते हैं ये उस पर्टिकुलर कंट्री में थोड़े से हेक्टिक होते हैं। और स्पेशली हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सर्वेइंग होती है, मैपिंग होती है, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी का जो एस्टिमेशन लगाया जाता है ना, और उसके मेज़रमेंट का जो एस्टिमेशन लगाया जाता है वो मीन्स डाइवर्सिटी के चलते ईजी नहीं हो पाता इम्प्लीमेंट कर पाना। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मीन्स इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए, जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, है ना, और वैसा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से इस रिसोर्स डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, यानी ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है इसे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना पड़ता है। नहीं तो पता पड़ा कि भाई हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान पे फोकस कर रहे हैं और उधर नेशनल यानी हमारे नेशन का जो डेवलपमेंट प्लान है उसको हार्म हो रहा है इससे। तो इन दोनों को कोलैबोरेट करके, इन दोनों को मैचिंग करने के बाद ही हम रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया में वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब जैसे आगे मैं कहूँ तो इंडिया हैज़ मेड concerted effort for achieving the goal for resource planning right from the first year plan launched after independence। तो आज़ादी के बाद से ही इंडिया ने आज़ादी के पहले 5 साल में ही इंडिया ने ये एफर्ट लगाने चालू कर दिए थे ताकि वो रिसोर्स प्लान कर सके। उन्हें पता था, आज़ादी के बाद हमें पता था कि इंडिया में कितने रिसोर्स, कितनी वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने संसाधन हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने पहले 5 साल में ही, आज़ादी के बाद पहले 5 साल में ही ये प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। Availability of resource is necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in the technology and institution may hinder the development। तो ये जो आपकी अवेलेबिलिटी है ना, जैसे मैं आपको कहूँ कि जो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है, या वो जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी किसी भी रीजन के डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि रिसोर्स के अवेलेबल होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पे उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है या नहीं। अगर वो नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट को मीन्स रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। There are many regions in India, in our country that are rich in resource, but these are included in economically backward region। ऐसे कई प्रदेश हैं हमारी कंट्री में, हमारे देश में ऐसे कई प्रदेश है जहाँ पे रिसोर्स प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, यानी वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। वो रीजन्स यानी वो प्रदेश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। और कुछ ऐसे रीजन भी है हमारे पास जो कि इकोनॉमिकली बहुत डेवलप है, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, लेकिन उनके पास रिसोर्स ही नहीं है। तो हम इन रिसोर्सेज को बचा कैसे सकते हैं, कंजर्वेशन बचा कैसे सकते हैं, है ना। तो इन संसाधनों को बचाने के लिए हम कह सकते हैं कि रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। जैसे मैं आपको कहते हुए आ रहा हूँ कि रिसोर्सेज जो हैं ये किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी किसी भी रीजन या किसी भी एरिया जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन रिसोर्सेज का केयरलेसली यूज़ करना या ओवर यूटिलाइजेशन करना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना भी एक तरीके से इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है ना। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें डिफरेंट लेवल पे रिसोर्स कंजर्वेशन की कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, और यही जो पॉइंट है ये सबसे मेजर कंसर्न हुआ करता था हमारे पास्ट में। जो लीडर्स हुआ करते थे या थिंकर्स हुआ करते थे, उनका सबसे मेजर कंसर्न हुआ करता था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गांधी जी ने एक बार कहा था कि हमारे पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है, पर उन लोगों के लिए कुछ नहीं जो लालची हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो उनका तात्पर्य, यानी उनके कहने का, उन्होंने ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए रखा था जो कि लालची किस्म के थे या बहुत सेल्फिश टाइप के थे और नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी वो अपने लालच के चलते नेचर को ख़राब कर रहे थे, जो कि हमारे ग्लोबल लेवल पे, यानी हमारे ग्लोब को, यानी हमारे नेचर को, ग्लोब को, है ना, एक लेवल पे जाकर क्षति पहुंच रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज। देखिए, ये लैंड रिसोर्सेज टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आगे इसका हिंदी मीनिंग हम देख लेते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज में हम कह सकते हैं कि लैंड का मतलब होता है भूमि और रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो हम इसे कह सकते हैं भू संसाधन। तो लैंड रिसोर्स का मतलब होता है भू संसाधन। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि हम हमारी लाइफ के हर एक एक्टिविटी लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया या वाइल्ड लाइफ हो गया, या हम कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ, ये हमें हर जगह सपोर्ट करता है लैंड। तो उस हिसाब से तो लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हमारी लाइफ का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। लेकिन हम जो हैं इसे बहुत ही केयरलेस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे लैंड के रिसोर्स की कमी हमें पड़ते जा रही है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें हमारे लैंड रिसोर्स को, यानी भू संसाधन को बनाए रखना है, लैंड रिसोर्स को कंटिन्यूसली बनाए रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो अवेलेबल लैंड है हम उसकी प्लानिंग बहुत केयरफुल तरीके से करें। अब अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में लैंड की भी काफ़ी सारी वैरायटी पाई जाती है। पहला तो होता है जैसे आपका माउंटेन होता है, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन होता है, आइलैंड्स होते हैं, है ना। तो माउंटेन्स यानी पर्वत हो गया, प्लेट्यूज हो गया, पठार हो गए, है ना, या प्लेन यानी समतल ज़मीन हो गई, या आइलैंड यानी कि टापू। टापू तो आपने देखा होगा, जैसे अंडमान निकोबार एक आइलैंड है ना। तो आइलैंड हो गए। तो ऐसे कई सारे हमारे पास क्या है, जो भूमि है उसके प्रकार पाए जाते हैं। अब इसमें 100% में अगर देखा जाए तो 43% जो लैंड है वो प्लेन है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री लगा सकते हैं। माउंटेन जो है वो कवर करता है टोटल 30% हमारी कंट्री का, और जो 12 महीने चलने वाली, जो 12 महीने मास चलने वाली जो नदियां हैं, उन्हें भी क्या करता है, ये फ्लो प्रोवाइड करता है माउंटेन। 12 महीने चलने वाली नदियों को, 12 महीने बहने वाली नदियों को फ्लो प्रोवाइड करता है ना, जिससे हमारा टूरिज्म बढ़ता है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बढ़ते हैं। अबाउट 27% ऑफ एरिया जो है कंट्री का वो है प्लेटू रीजन, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिच रिजर्व अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मिनरल हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, है ना, और फॉरेस्ट भी अवेलेबल वहाँ होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लैंड यूटिलाइजेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लैंड को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लैंड रिसोर्स हैं, उसको इस्तेमाल करने का पर्पस क्या क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो पहला होना चाहिए फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, दूसरा होता है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी ऐसे लैंड जो कि खेती करने के लिए या उपजाऊ नहीं है या खेती करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें दो टाइप के लैंड आपके पाए जाते हैं, जो कि वेस्ट लैंड होते हैं, या तो फिर ऐसे लैंड जहाँ पे जिन्हें नॉन एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है ना, एनए लैंड कहा जाता है। तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं, एक्सेट्रा।
फिर कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं, है ना, जो कि अनकल्टिवेटेड होते हैं, जैसे कि परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, पर्तीय ज़मीन जो होती है ना, और या तो फिर कुछ चारे वाली ज़मीन जो होती है जहाँ पे जानवरों को जानवर जाके चारा खाते हैं, है ना। कुछ ऐसे लैंड भी होते हैं जो कि ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स कह सकते हैं, यानी कुछ ऐसे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, यानी जहाँ पे ऐसे ही पेड़ पौधे उग जाते हैं, खुद से उग जाते हैं। ऐसे भी लैंड हमारे पास होते हैं जो कि पर्टिकुलर एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं है, वहाँ पे अपने आप ही पेड़ पौधे उग गए हैं जिन्हें जानवर चारे के रूप में खाते हैं, है ना। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कुछ ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं जिनमें 5 साल या 5 साल से ज़्यादा समय तक खेती ना की गई हो, तो ऐसे भी वेस्ट लैंड होते हैं हमारे पास। कुछ पर्तीय ज़मीन और होती है, फैलो लैंड्स, है ना। कुछ पर्तीय ज़मीन और होती है। अब इसमें दो टाइप की पर्तीय ज़मीन होती है, एक वो होती है जिन्हें हम करंट फैलो कहते हैं, और दूसरी वो होती है जिन्हें हम जो कि करंट फैलो से अलग होती है। तो करंट फैलो क्या होती है एग्जैक्टली? तो करंट फैलो जहाँ जैसे 1 साल या 1 साल से कम टाइम ड्यूरेशन में जहाँ खेती ना की गई हो उसे हम कहते हैं फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड्स, है ना। और कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जहाँ पे अदर देन करंट फैलो लैंड क्या होते हैं कि वो ऐसे लैंड्स होते हैं जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा या 5 साल या 5 साल से ज़्यादा, है ना, वहाँ पे 1 साल से लेकर 5 साल तक वहाँ पे खेती ना की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? करंट, अदर देन करंट फैलो लैंड। लास्ट होता है आपका नेट सोन लैंड। ठीक है, तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, और ये स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में देखा जाए तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि निम्नीकरण, यानी जब हमारी ज़मीन खराब होने लगती है तो खराब हो रही है और उसे होने से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइफ का, हमारी बेसिक नीड का 95% तो हमें लैंड से मिल जाता है। जैसे कि हमारी जो बेसिक नीड होती है फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, उसका 95% जो होता है वो हमें लैंड से अवेलेबल हो जाता है। खाना चाहिए तो भाई खेती कर लो, शेल्टर चाहिए तो ज़मीन के ऊपर घर बना लो, और क्लॉथिंग चाहिए तो खेती करके फिर हम उसमें से कपास की खेती करके उससे कॉटन निकाल के उससे आप धागा बना के फिर कपड़ा रेडी कर लो। तो इस तरीके से हमारा 95% जो है वो क्या होता है, हमारी बेसिक नीड जो है वो लैंड से कवर हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटी हैव ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्स टू कॉज डैमेज टू लैंड, है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या करती है कि डिग्रेडेशन करती है लैंड का। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या करती है? डिग्रेडेशन करती है लैंड का, और हम कह सकते हैं कि नेचुरल फोर्स भी अप्लाई कॉज करती है जो कि डैमेज करते हैं लैंड को। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया, या ओवर ग्रेजिंग हो गई, या माइनिंग हो गया, है ना, माइनिंग हो गया, खदान। ठीक है, तो माइनिंग हो गई, ये क्या करते हैं कि ये कंटिन्यूसली लैंड को धीरे धीरे करके ख़राब कर रहे होते हैं, लैंड को ख़राब कर देते हैं। माइनिंग साइट्स आर अबोंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज़ कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्निंग। तो देखिए, माइनिंग साइट्स जो होती है वो क्या करती है कि वो ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे से जब वो ये निकालती है, जो मिनरल्स निकाल लेती है, मटेरियल निकाल लेती है, तो क्या होता है कि वो नीचे से हॉलो हो जाता है, जिसके कारण ना उस ज़मीन की, उस भूमि की क्या होती है कि बर्डन सहन करने की कैपेसिटी कमज़ोर पड़ जाती है। कुछ स्टेट है हमारे इंडिया में जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है, जो कि माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जिसके कारण हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है। वैसे ही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है ओवर ग्रेजिंग लैंड बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है, हमारा ख़राब हो रहा है। ठीक है, वैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पे ओवर इरिगेशन यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देने से भी वहाँ पे लैंड जो है वो ख़राब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देने से रीज़न ये है कि क्या होता है कि वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सैलिनिटी और अल्कलिनिटी
बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ज़्यादा सिंचाई कर देने से उसकी जो सैलिनिटी और क्षार जो है वो जाके मिट्टी में मिल जा रही है, जो कि मिट्टी को अनुपजाऊ बना दे रही है। The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust। तो देखिए कुछ मिनरल प्रोसेसिंग जो है, जैसे लाइमस्टोन को बोल दो या कैल्साइट और सोप स्टोन जो है ना, जब इनका ग्राइंडिंग यानी जब इनको चूरा किया जाता है या जिनको जब पीसा जाता है, तो ये जैसे लाइमस्टोन को हम सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो पीसते हैं, है ना, तो और कैल्साइट और सोप स्टोन जो है इसे सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए जब ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट रिलीज़ करता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है ना। एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो इनफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वाटर की, यानी जब वाटर के साथ जब वो मिक्स होता है तो वो क्या होता है, सॉइल में चला जाता है और वो सेटल डाउन हो जाता है लैंड के साथ, जिसके कारण लैंड की जो उपजाऊता है वो भी कम होने लगती है और फिर धीरे धीरे करके कई बार ख़त्म भी हो जाती है। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो एक मेजर सोर्स है जिसके कारण लैंड और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो लैंड और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है कि लैंड की उपजाऊता भी कम हो रही है और हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण। तो अब इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या मेजर्स है हमारे पास? तो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडिंग। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, control overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the method to check the land degradation in arid areas। तो देखिए कुछ ऐसे एरियाज जो हैं देयर आर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। तो पहला तरीका तो है आपका क्या कि हम जो जंगल उगाएं या हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट से ग्रेजिंग करें, है ना, तो वो कुछ एक एक्सटेंट तक, कुछ एक लेवल तक आपको क्या कर सकता है, वो आपके लैंड डिग्रेडेशन में मदद कर लैंड डिग्रेडेशन को कम करने में मदद कर सकता है। वैसे ही हम प्लांट के लिए शेल्टर बेल्ट्स बनाएं या ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर ले, है ना, तो ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन को एरिड एरियाज में कम कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, control of mining activity, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। तो प्रॉपर मैनेजमेंट यानी एक वेस्टलैंड को प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज किया जाए, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ यूटिलाइज किया जाए, या माइनिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा कंट्रोल में किया जाए, या जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उसको या तो ट्रीटमेंट दे दिया जाए, कोई ट्रीटमेंट देकर रिसाइकल कर लिया जाए, या उसको हम कह सकते हैं कि या तो उसे रिसाइकल कर लें या तो उसे हम जो वेस्ट को रिलीज़ करने में थोड़ी सा रिडक्शन कर दें, थोड़ा रिड्यूस कर दें, तो हमारा लैंड और वाटर डिग्रेडेशन जो इंडस्ट्रियल के कारण हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना ये पार्ट 2 ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।